हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था अपने पहले वीडियो पे कि आप सभी को मैं एक हर इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, हर टॉपिक पे, पेबैक पीरियड का हो या फिर एनपीवी का हो, आईआरआर का हो। तो आज का हमारा वीडियो पेबैक पीरियड का है। तो पेबैक पीरियड एक तरह का कैलकुलेशन है जहां हमें पेबैक पीरियड के कैलकुलेशन से पता चलता है कि कौन से प्रोजेक्ट पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर किस प्रोजेक्ट पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, जिससे हमारा जो पैसा है वो तुरंत मिले और हम उस पैसे को फिर से कहीं और दूसरे बिजनेस में या दूसरे प्रोजेक्ट पे लगा सकें। तो ये जो होता है पेबैक पीरियड मेथड जो है, ये एनपीवी और आईआरआर से भी मैच करता रहता है, क्योंकि ये भी इसी तरह से कैलकुलेट होते हैं। तो पेबैक होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड क्या होता है, तो ये सब जानेंगे हम लोग आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ये चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस करिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से इस टॉपिक का नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास इसे रखकर पढ़ सकते हैं। तो अब बात करें पेबैक पीरियड मेथड का, तो यहाँ पे हम लोग जैसे देखने को मिल रहा है कि अंडर पेबैक मेथड एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ टाइम दैट a project requires to remove the money invested in it is mostly expressed in year। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को बताया गया कि पेबैक पीरियड मेथड जो होता है उसके अंदर हम लोग जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट कर, कौन से प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना है, किसे रिजेक्ट करना है, किसे एक्सेप्ट करना है, ये हम लोग समझते हैं इसके कैलकुलेशन से। इसे हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और वो हमारे लिए टाइम में क्या वैल्यू रखता है, क्या प्रोजेक्ट हम लोग रिक्वायर करते हैं, कितना पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और कितने साल में हम लोग को जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वापस मिलेगा, वो हम लोग जज करते हैं। इसमें फिर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है ये उस पर अप्लाई करता है और फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है। ये अपने पेबैक पीरियड जो होता है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे कंसिडर नहीं करता है। फिर आता है हम लोग का अकॉर्डिंग टू पेबैक पीरियड मेथड द प्रोजेक्ट दैट प्रोमिसेस अ क्विक रिकवरी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड डिजायरेबल। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि पेबैक पीरियड मेथड जो है उसके उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉमिस करता है कि आप जो प्रोजेक्ट पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है उससे आपका जो इन्वेस्टमेंट कितना जल्दी रिक्वायर होगा। अगर आपका 5 साल का प्रोजेक्ट है तो आपका उसमें 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, 2.5 साल में, कितना जल्दी आप उससे अपना इन्वेस्टमेंट जो है वापस लोगे उस प्रोजेक्ट से। तो यहाँ पे वो उसको आपको प्रॉमिस करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उससे आपको पैसे कितने जल्दी मिलेंगे। इफ द पेबैक पीरियड ऑफ ए प्रोजेक्ट इज शॉर्टर देन और इक्वल टू द मैनेजमेंट मैक्सिमम डिजायर्ड पेबैक पीरियड द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड अदरवाइज रिजेक्टेड। तो यहाँ पे अगर आपका जो पेबैक पीरियड प्रोजेक्ट है वो अगर शॉर्ट टर्म में आपका पैसा इक्वल कर देता है, आपका मैनेजमेंट जो इक्वल कर देता है, तो आपका जो मैनेजमेंट है वो डिजायर होगा कि आपको आपको वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। अगर आपका वो मैनेजमेंट अगर पेबैक पीरियड जो है वो सही टाइम पे आपका पैसा को जो कम टाइम पे आपका पैसा को इक्वल कर देता है तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज रिजेक्ट करोगे। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। If a company wants to recap the cost of a machine within 5 years of purchase, the maximum desired payback period of the company would be 5 years. The purchase of machine would be desirable if it promises a payback period of 5 years or less। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग को यहाँ पे बताया गया कि एक कंपनी जो है अपना मशीन 5 साल के लिए परचेज कर रहा है और उसमें वो मैक्सिमम डिजायर रखा है कि उस 5 साल से पहले उसको उस मशीन का जो पैसा है जितना उसने इन्वेस्ट किया है वो मिल जाएगा। तो और वो जो पैसा उसको वापस मिलेगा उससे वो दूसरा कुछ सामान या फिर अपना दूसरा प्रोजेक्ट तैयार करेगा। तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे,
तो when net annual cash inflow is even, that is same cash flow every period, the payback period of the project can be computed by applying the simple formula given. तो ये जो फॉर्मूला है इसमें वो पेबैक पीरियड जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो पेबैक पीरियड को किस तरह से कैलकुलेट किया था, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया हुआ इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय कैश इनफ्लो। इसका ऊपर भी मैंने एक इसके पहले वाले वीडियो में बना रखा है जहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कैलकुलेट करके कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर के थ्रू मैनुअली किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिए या मत देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आपके लिए दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरा ब्रीफली में जाना तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब हम लोग अपना पहला एग्जांपल ले लेते हैं। द डेल्टा कंपनी इज प्लानिंग टू परचेज अ मशीन नोन एज मशीन एक्स। मशीन एक्स वुड कॉस्ट ₹25,000 एंड वुड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years विद जीरो स्लेवेज वैल्यू। स्लेवेज का मतलब यहाँ पे होता है या तो सेल्स वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। द एक्सपेक्टेड एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ द मशीन इज ₹10,000। तो यहाँ पे एक डेल्टा कंपनी है जो प्लान करता है एक मशीन खरीदने का, एक्स नाम का मशीन खरीदने का, जिसका प्राइस है 25,000। और जब वो उसने सोचा कि जब मैं इसका यूजफुल लाइफ जो है 10 साल मैं इसका पूरा यूज कर लूंगा तो 10 साल बाद इसका जो यूज वैल्यू है मतलब यानी कि डिस्क्रिप्शन या फिर सॉरी डेप्रिसिएशन या फिर उसका जो लाइफ होता है, जैसे डेप्रिसिएशन जैसे कम होता है किसी भी प्राइस का, जो डेप्रिसिएशन लगता है 10% 20% किसी भी प्राइस का, किसी भी फिक्स्ड एसेट का जो डेप्रिसिएशन लगता है पर साल, वो अगर आपका करते करते 10 साल में आपका जीरो हो जाता है अमाउंट, तो भी आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप उस मशीन का 10,000 रुपये आपको मार्केट से मिल सकता है अगर आप उसे बेचना चाहो तो यहाँ पे हम लोग से पूछा क्या गया है, कंप्यूट payback period of machine X and conclude whether or not the machine would be purchased if the maximum desired payback period of Delta company is 3 years। अगर यहाँ पे बोला गया कि अगर जो मशीन X जो मशीन डेल्टा कंपनी खरीदने वाला अगर उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 साल से पहले या फिर 3 साल में हो जाता है तो वो कंपनी जो है उस मशीन को खरीदेगा, वरना नहीं खरीदेगा। तो हम लोग इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किए पेबैक पीरियड मेथड इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय कैश इनफ्लो, तो हम लोग भी यहाँ पे उसी फॉर्मूला को लिखे हैं। पेबैक पीरियड इक्वल टू ₹25,000 यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय कैश इनफ्लो इक्वल टू 2.5 ईयर्स। इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे ईयर्स निकल जाएगी, 2.5 ईयर्स में हम लोग का जो है पैसा वापस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पेबैक पीरियड एनालिसिस द परचेज ऑफ मशीन एक्स इज डिस्क्राइबल बिकॉज इट इज payback period is 2.5 years which is short than the maximum payback period of the company। तो यहाँ पे ये पेबैक पीरियड जो ये जो डेल्टा कंपनी है वो मशीन को परचेज करेगा और उसे यूज करेगा, क्योंकि उसको जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसने जो प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया है उसका पैसा उसे 2.5 यानी कि 2.5 ईयर्स में मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग लेते एक और एग्जाम्पल। ड्यू टू इंक्रीज डिमांड द मैनेजमेंट ऑफ रानी बेवरेज company is considering to purchase a new equipment to increase the product and revenues। The useful life of equipment is 10 years and the company's maximum desired payback period is 4 years। The inflow and outflow of cash associated with the new equipment is given below। Initial cost of equipment ₹37,500, annual cash inflow sales 75,000, एनुअल कैश आउटफ्लोज। यहाँ पे देखिए ये जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये जो क्वेश्चन होता है ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है कि आपको जल्दी समझ नहीं आया कि आपको इतना सारा यहाँ पे बता दिया गया है तो आप उसमें ऐड क्या करोगे, डिवाइड क्या करोगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको सिंपली कि आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जिसे हम लोग कैश इनफ्लो कहते हैं, कैश इनफ्लो हम लोग का दिया हुआ है सेल्स का, और हम लोग को यहाँ पे आउटफ्लो जो है इन लोग को ऐड करके इससे लेस करना है, उसके बाद हम लोग को इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिलेगा। जब हम लोग इसे ऐड कर लेंगे तो हम लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिलेगा, उसे हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला इसका। तो यहाँ पे स्टेप 1 है, इन ऑर्डर टू कंप्यूट द पेबैक पीरियड ऑफ द इक्विपमेंट वी नीड टू वर्क आउट द नेट एनुअल कैश इनफ्लो बाय डिब्यूटिंग
डिडक्टिंग द टोटल ऑफ कैश आउटफ्लो फ्रॉम द टोटल ऑफ कैश इनफ्लो एसोसिएटेड विद द इक्विपमेंट। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट एनुअल कैश इनफ्लो से। तो यहाँ पे हम लोग का जो सेल्स है 75,000 जो हम लोग का कैश इनफ्लो है, इसे हम लोग लेस करते हैं हम लोग का जो 45,000 यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है हम लोग को 45,000 कैश ऑफ इंटीग्रेडिएंट्स, सैलरी एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 15,000 आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम लोग इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि डेप्रिसिएशन इसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन बिना यूज़ किए हम लोग इसे ऐड करेंगे और उससे हम लोग 75,000 से लेस करेंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो निकल जाएगा, तो हम लोग का यहाँ पे हम लोग अब उसी फॉर्मूला पे यूज़ करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाई कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम लोग को ऊपर में दे दिया गया था, देखिए यहाँ पे 37,500 ये हम लोग का इनिशियल कॉस्ट इक्विपमेंट था। इसे ही इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, हम लोग का यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है हमारा, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर अल्टरनेटिव चूजिंग फ्रॉम सेवरल अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स where funds are limited and several alternative projects are being considered. The project with the shortest payback period is preferred. It is explained with the help of the following example. तो यहाँ पे हम लोग को जो बताया गया, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि किसी भी फर्म में या फिर किसी भी कंपनी में दो तरह का प्रोजेक्ट आ जाता है, जिसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप किस पे पैसे इन्वेस्ट करोगे। तो चलिए वो वाला देखते हैं हम लोग किस पे हम लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे। द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट in the management of health supplement wants to reduce its labor cost by installing a new machine. Two types of machines are available in the market, machine X and machine Y. Machine X would cost rupees 18,000, whereas machine Y cost rupees 15,000. Both of machine can reduce annual labor cost 3,000. तो यहाँ पे जो है मार्केट में मैनेजमेंट जो हेल्थ सप्लीमेंट है वो एक मार्केट में मशीन लेने जा रहा है। मशीन उसे अपने फर्म में इंस्टॉल करने हैं, जिसके कारण जो लेबर है, लेबर कॉस्ट है उनका, वो 3,000 रुपये कम हो जाएगा। तो यहाँ पे उन लोगों ने दो मशीन देखा है, एक मशीन 18,000 का और एक मशीन 15,000 का, और उसमें वो पूछा गया विच इज़ द बेस्ट मशीन टू परचेज अकॉर्डिंग टू पेबैक मेथड। अब यहाँ पे उन लोगों का सवाल है कि वो जो मशीन है वो कौन सा मशीन को खरीदे जिनका पेबैक मेथड में यूज़ करके जिनसे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले और उनका जो परचेज का जो इन्वेस्टमेंट वो जो लगा रहे वो तुरंत मिले। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो पेबैक पीरियड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 18,000 डिवाइडेड बाई 3,000। 18,000 यहाँ पे हम लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और 3,000 जो है हम लोग का वो कैश इन फ्लो है। इस तरह से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, अब जिसका कम आएगा उसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू पेबैक मेथड मशीन Y इज मोर डिजायरेबल देन मशीन X बिकॉज इट हैज अ शॉर्ट पैक पीरियड देन मशीन X पेबैक method with uneven cash inflow. If in the above example we have assumed that the project generates even cash inflow, but many projects usually generate uneven cash flow. When projects generate inconsistent or uneven cash inflow, different cash inflow in different periods, the simple formula given above cannot be used to compute payback period. In such situations we need to compute the cumulative cash inflow and then apply the following formula. तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने ऊपर आपको सॉल्यूशन में दिखाया कि आप लोग का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसे आप लोग कैश इनफ्लो से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ईयर में आएगा और आप उसे कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग को एक और फॉर्मूला दिया गया कि जब आपका ईयर पता चल गया, लेकिन ईयर के बाद कई बार ऐसा होता है कि आपका कुछ अमाउंट और भी बच जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि 4 ईयर है, लेकिन आपका 4 साल में आपने इन्वेस्ट किया है 3 लाख रुपए, लेकिन आपका 4 लाख में वहाँ पे 3,15,000 रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो ईयर 3 में 15,000 ज़्यादा है, ईयर 3 में 15,000 कम है और ईयर 4 में 15,000 ज़्यादा है। तो उसे हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग का जो ईयर निकला उसे ईयर निकालने के बाद हम लोग प्लस करेंगे अनरिकवर्ड कॉस्ट एट
स्टार्ट ऑफ द ईयर, जो हम लोग का स्टार्टिंग में जो पैसा जहाँ पे हम लोग का मिल रहा है, जहाँ पे हम लोग का डिफरेंस हो रहा है वो लिखेंगे। और कैश इन फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, और जो हम लोग का जो कैश इन फ्लो है जैसे 3 लाख, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। जब हम लोग उससे इनको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे टोटल अमाउंट निकल जाए कि हम लोग को कितना टाइम पे पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, उसका एग्जाम्पल एक दिया हुआ है। एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द फॉलोइंग कैश इन फ्लोज इन 6 years: 70,000 फर्स्ट ईयर, 70,000 सेकेंड, 60,000 थर्ड, 55 फोर्थ, 40 फिफ्थ, 30 एंड सिक्स, 25। अगर यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं, कंप्यूट payback period of the investment, should the investment be made if management wants to recover initial investment in 3 years or less। अब यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो बोल रहा है कि मैं उसी पे पैसे लगाऊंगा, तभी ये पैसे प्रोजेक्ट पे लगाऊंगा जब मुझे 3 साल से या फिर 3 साल से कम में मेरा जो पैसा है वो मुझे रिकवर हो जाए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो जाए, तभी मैं पैसे लगाऊंगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ये जो मैंने सॉल्यूशन आपका बना के रखा है, मैंने सॉल्यूशन बना के रखा था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू लैक्स है यहाँ पे, फिर हम लोग ने ईयर दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए 3 में हम लोगों ने रेड मार्क्स दिया है, 3 में हम लोगों ने रेड मार्क्स दिया है, और कैश इन फ्लो 40,000 में रेड मार्क्स दिया, और 185 में रेड मार्क्स दिया है। तो यहाँ पे अब हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जब हम लोग को 2 लाख चाहिए, तो यहाँ पे तीसरे ईयर में 1,85,000 है, जहाँ पे 15,000 2 लाख से कम है, और फोर्थ ईयर में 2,25,000 जो है वो 2 लाख से 15,000 ज़्यादा है। तो उसे हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पे बैक पीरियड का यूज़ करेंगे। तो हम लोग को वहाँ पे 3 years पहले दे दिया गया है, तो उसे 3 years प्लस करेंगे। उसके बाद जो कम आ रहा है वो 15,000 लिखेंगे, 15,000 डिवाइडेड बाई 40,000, तो हम लोग का यहाँ पे 0.375 ईयर्स आ रहा है। तो ये हम लोग का टोटल आंसर हो गया। तो इसे हम लोग किस तरह से कैलकुलेट किए, देखिए अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट एट स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर, इनिशियल कॉस्ट माइनस कम्युलेटिव कैश इन फ्लो एट द एंड ऑफ 3 years, 2 लाख डिवाइड माइनस 1,85,000 इजकल टू 15। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोग अब देख लेते हैं पे बैक पीरियड का एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज जो हम लोगों ने यहाँ पे बता रखा है। और गाइज अगर आप लोग के लिए, आप लोग घबराइए मत, आप लोग के लिए ये वीडियो और भी आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं शायद, या फिर जब मैं अपना पूरा थ्योरी पेपर और न्यूमेरिकल पेपर जब कंप्लीट कर लूँगा, तो आपको स्पेशली एक्सेल में बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, या फिर कोई भी कंपनी एक्सेल में किस तरह से कैलकुलेट करता है। तो उसके लिए टाइम है, लेकिन मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ ताकि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और आपको उस वीडियो से नोटिफिकेशन उस वीडियो का मिलता रहे। तो अब लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, एडवांटेज का तरफ। एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विथ अ शॉर्ट बैक period promises the quick inflow of cash. It is therefore a useful capital budgeting method for cash poor firms। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया कि जो प्रोजेक्ट पे वो इन्वेस्ट करे, जहाँ पे आपका शॉर्ट पे बैक पीरियड जब आपका प्रॉमिस करे कि आपका 5 साल से भी कम में आपका आपको अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो मिल जाएगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाएगा, तभी आप उसे यूज़ करोगे। और ये जो होता है कैपिटल बजटिंग मेथड में पूरा यूज़फुल होता है, और ये कैश पुअर फर्म्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद या फिर इसे कैश पुअर फर्म भी कह सकते हैं। अ प्रोजेक्ट विथ शॉर्ट पेबैक पीरियड कैन improve द लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द बिजनेस क्विकली। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर जितना आपका प्रोजेक्ट है वो शॉर्ट पेबैक का है, तो आप अपने बिजनेस को बहुत जल्दी इंक्रीज कर पाओगे, उसे एक अलग पोजीशन पे ले जा पाओगे, क्योंकि आपका जो पैसे आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका पैसा आपको रिवेन्यू जो है यदि तुरंत रिकैप हो जा रहा है, आपको तुरंत उसका रिकवर हो जा रहा है, 2 साल में हो जा रहा है, 3 साल में हो जा रहा है। तो जिसके कारण आप अपने कंपनी में आए हुए प्रोजेक्ट को अच्छे से यूज कर रहे हो, हर एक प्रोजेक्ट को यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे ये जो होता है ये बहुत ही यूजफुल हो जाता है, और आपका कंपनी जो है वो एक पोजीशन उन लोग को मिलने लगता है, वो इम्प्रूव होने लगता है। फिर एन इन्वेस्टमेंट विथ शॉर्ट पेबैक पीरियड मेक्स द फंड्स अवेलेबल सून टू इन्वेस्ट इन अनदर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आपको पैसा जो है तुरंत रिकवर हो जा रहा है, तो फिर आप उसमें आप जो वो फंड को है आप दूसरे आने वाले प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास वो पैसे रहेंगे। फिर अ शॉर्ट payback period reduce the risk of loss caused by changing economic condition and other avoid reasons। तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट पेबैक पीरियड जो होता है वो
रिस्क और लॉस से बहुत ही बचा देता है, बहुत रिड्यूस कर देता है, बहुत ही कम, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन और अवॉइडेबल रीजंस के कारण कई सारे ऐसे कंपनी होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए लगा देते हैं, लेकिन उन लोग का बीच में इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाता है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे डॉलर का पैसा घटना, डॉलर का वैल्यू घटना, इंडियन रुपीस का वैल्यू घट जाता है। इस तरह से हम लोग का अगर कोई रीज़न होता है तो जिसके कारण हम लोग का जो प्रोजेक्ट है उसमें लॉस हो जाता है, इसलिए शॉर्ट पेबैक पीरियड जो होता है वो शॉर्ट में रिड्यूस करता है, शॉर्ट के लिए आपका प्रॉफिट होता है। फिर पेबैक पीरियड इज़ वेरी इजी टू कंप्यूट, जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि किस तरह से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग अपने डिसएडवांटेज में, जो हम लोग का दो ठो ही है। द पेबैक मेथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पेबैक पीरियड मेथड जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज नहीं करता, उससे कंसिडर नहीं करता है। फिर इट डज नॉट कंसिडर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स एंड इनफ्लो ऑफ कैश आफ्टर पेबैक पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू प्रोजेक्ट्स A and B require an initial investment 5,000, project generates an annual cash inflow of rupees 1,000 for 5 years, whereas project B generates a cash inflow 1,000 for 7 years. It is clear that the project B is more profitable than project A, but according to payback method, both the project are equally describable because both have payback period of 5 years, 5,000 एंड 1,000। तो यहाँ पे जैसे हम लोग को दूसरा बताया गया डिसएडवांटेज क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि आपका कंपनी में दो तरह का प्रोजेक्ट आता है और दोनों इक्वली देखने को लगता है, लेकिन वो इक्वली नहीं होता है, क्योंकि एक जो है जो 7 ईयर में आपको 1,000 रुपये पूरे ला रहा है, लेकिन एक जो है वो 5 ईयर्स में आपको 5,000 रुपये ला के इनकम दे रहा है। तो जो 7 साल में आपको सिर्फ 1,000 रुपये आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है खाली उसे रिकवर कर रहा है, और जो 5 साल है वो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको कुछ प्रॉफिट भी दे रहा है। उस तरह से आपको इसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। और आप सभी मेरे चैनल से जुड़े जरूर रहे, क्योंकि लास्ट में मैं आपको जब हम लोग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये लास्ट पोर्शन चल रहा है, जब हम लोग का पूरा थ्योरी पेपर और न्यूमेरिक पेपर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं आपको MS एक्सेल पे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं पेबैक पीरियड, NPV, IRR को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए देखते रहें माइंड स्टडी पॉइंट। घर में रहें और स्वस्थ रहें।